हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। आज स्पेशल एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को कुछ क्वेरी प्रश्न है, कुछ प्रॉब्लम का प्रश्न है। इसमें ओमकार सिंह जी ने जो है अपना प्रश्न व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं और उसने जो है पर्सनल अपना जो है प्रॉब्लम को शेयर किए हैं, इसीलिए उस प्रॉब्लम को हम लेकर आज आए हैं। उसका प्रॉब्लम था, क्लास 10th का ये प्रॉब्लम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है एक प्रमेय है, इसके अनुसार से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वर्क करता है, कार्य करता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर q तथा r का मान ज्ञात कर सकते हैं। q तथा r का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर q तथा r का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहां a इक्वल्स टू bq प्लस r संतुष्ट करता है। अब a इक्वल्स टू bq प्लस r क्या हुआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह पूरी जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल जो होता है, इस पर आधारित है। आप लोग जो है अब कभी भाग जो डिवाइड सीखते होंगे, भाग देने के बाद जो आपका भागफल आता है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, a है भाज्य, आपका b जो है भाजक है। क्या है? भाजक है। a है भाज्य और b है भाजक। यदि हमको भाज्य और भाजक दिया हुआ रहता है तो b q तथा r, q जो आपका हो गया वो q आपका हो गया भागफल, q आपका हो गया भागफल, r जो हो गया आपका हो गया शेषफल। तो आप लोग को पता है यदि भाज्य और भाजक ये दोनों दे दे तो हम आसानी से जो है भागफल और r शेषफल ज्ञात कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आप देखिए। मान लीजिए आपको एक नंबर 4 दे दिए हैं, एक नंबर जो है 29 दे दिए हैं। यदि ये दो नंबर दिया हुआ है, ये जो 29 है आपका, ये a का मान है मतलब भाज्य है, और ये 4 जो आपका है ये आपका भाजक है, b का मान। तो आपको हम बोलेंगे q और r ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो आप जो है भाजक से देते हैं भाज्य में भाग, तो 4 और 29 आपका भाज्य, इससे इस तरह से भाग देंगे। तो ये जो यहाँ पे बटता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। और यहाँ जो भाग देता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। तो इससे जब भाग देंगे हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो बच जाएगा आपका 1। यह जो आपका 1 बच गया, यह 1 आपका हो गया शेषफल, यह 1 आपका क्या हो गया? शेषफल। और ये 7 जो आपका है, ये 7 आपका हो गया भागफल। यहाँ देखिए, जब दो धनात्मक पूर्णांक हमको 4 और 29 इसी प्रकार से दो दिया हुआ रहेगा, बस एक भाज्य रहेगा एक भाजक रहेगा, तो q तथा r का मान हम जो है ज्ञात कर सकते हैं, या मतलब भागफल और शेषफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जो है नेक्स्ट जो आपका जाता है पॉइंट दूसरा, ये पहला पॉइंट था,
दूसरा पॉइंट आ जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। जितना भी भाज्य संख्या होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, भाज्य संख्या कोई भी हो जाए, जितना भी हो जाए, वर्ल्ड में, संसार में, मैथ में जितना भी भाज्य संख्या है, उन सभी का हम जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हम देते हैं जैसे हम आपको बोल दें, ये आपके पास जो है 49, ये 49 जो है आपका एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या आपको पता है, जिसमें जो है एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भाग लगे, तो ये जैसे 7 से लगेगा, ये आपका भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जैसे इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, या एक भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड करेंगे 7। ये देखिए 7 गुना 7, यह 7 एक क्या है? ये 49 था अभाज्य संख्या, इसका हम गुणनखंड किए तो ये मेरा जो है अभाज्य संख्या हो गया। मतलब भाज्य था पहले, अब जो गुणनखंड किए ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। मतलब भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या 7 है और 7 है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको हम 16 कह दिए, इस 16 जो है भाज्य संख्या है, इसको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? बस इसको इस प्रकार से आप जो है पूरा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। इस प्रकार से जो है आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आपको पता है 2 जो है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है, कहाँ समझने में प्रॉब्लम होती है, आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है कि x एक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा p तथा q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या हम जो है आपको वीडियो के रूप में बता चुके हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वह होगा जिसका जो है HCF जो हम लोग निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह 1 होना चाहिए। मतलब कॉमन जो है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसको जो मतलब वह जो होता है एक क्या होता है? परिमेय संख्या, मतलब सह अभाज्य संख्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या कह रहे हैं x जो है एक परिमेय संख्या है। x क्या है? परिमेय संख्या। x परिमेय संख्या होगा तो ये क्या होगा? p/q के रूप में। कोई भी परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में ही रहता है। तो वह जो होगा क्या होगा? p/q के रूप में होगा। p तथा q सह अभाज्य संख्या। p तथा q क्या होगा? सह अभाज्य संख्या। मतलब हुआ कि p और q में जो है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब हुआ कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ एक होता है, एक होता है। जैसे HCF सह अभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हम 2 अभाज्य संख्या का HCF निकालें, यदि 1 निकलता है तो उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो गुणनखंड क्या होता है? सहअभाज्य, मतलब कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सहअभाज्य होगा तो गुणनखंड 1 होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि x यदि एक परिमेय संख्या होगा p/q के रूप में, तो p और q जो होगा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा 1 होगा, मतलब सहअभाज्य संख्या होगा। p तथा q क्या होगा? एक सहअभाज्य संख्या। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि p तथा q सहअभाज्य संख्या होगा या तो उसका गुणनखंड उभयनिष्ठ में 1 होता है। दोनों बात बोल सकते हैं हम, दोनों का मतलब जो सेम होता है। अगला पॉइंट और जैसे कि इसमें यह भी है कि q का अभाज्य गुणनखंड, फिर इसमें एक पॉइंट है, यदि यहाँ जो आपका p/q है और q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power into m into 5 to the power n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो वह शांत होता है, वह शांत दशमलव प्रसार उसका क्या होगा? तो वह शांत दशमलव प्रसार का होता है। तो वह शांत दशमलव प्रसार का होता है। तो आप समझ गए, शांत दशमलव प्रसार का होगा, मतलब कि उसका जो है शेषफल 0 आ जाएगा। जो शांत दशमलव प्रसार का होगा उसका शेषफल क्या होगा? 0 आ जाएगा। अब जो है एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप, जैसे देखिए ये 7/2, या देखिए यहाँ पर जो है यदि 7/2 है तो यह भी जो है इस रूप में है। कैसे है? हम इसको लिख सकते हैं 7/2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 0। आपको हमने सिद्ध करके बताया है कि किसी पर भी पावर 0 देते हैं कोई भी संख्या पर, उसका मान जो है केवल 1 होता है। यहाँ 5 पावर 0 इसका मान क्या हो जाएगा? 1। 7/2 गुना 1 बराबर 7/2। यहाँ 2 क्या है? 2 जो है 1, 2 पर पावर 1 गुना 5 पावर जो है मतलब 0 लिखे हम। तो यहाँ जो यह इस रूप का हो रहा है, 2 पर पावर m और 5 पावर n। आप जो है 7 में 2 से भाग दीजिए, इसका शेषफल 0 आ जाता है। 2 तिया 6, आपका 1 बच गया, दशमलव दिए, यहाँ 0 आ गया, 2 5 10। मतलब जिसका 0 0 आ गया उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। इस प्रकार से यदि q का अभाज्य गुणनखंड, q का मतलब परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, तो वह शांत दशमलव प्रसार का होता है। उसी प्रकार से उसका विपरीत जो है हो जाएगा आपका, यदि q का अभाज्य गुणनखंड, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं होता है, तो वह अशांत आवर्ती होता है। मतलब कि उसका जो है शेषफल 0 कभी नहीं होता है। यहाँ हम लिख सकते। अगला पॉइंट ये जो बताइए आपको भी, यदि होता है तो शांत होता है, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं होता है, तो वह अशांत आवर्ती होता है। मतलब दशमलव प्रसार जो क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा, कहीं भी शेषफल 0 नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपका देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं 7/12 11/3 ले लिए हम। यह एक भिन्न संख्या है। अब 3 से 11 में हम भाग देंगे। यह जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। जब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 2 पर 0 20, दशमलव देंगे
3 छक 18, 3 छक 18, मतलब अब जो है आते रहेगा और मेरा शेषफल हमेशा 2 बचेगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा और आवर्ती होगा, मतलब यही 6 6 6 6 आते रहेगा, मतलब शांत नहीं होगा। इस प्रकार से आप देख लिए कि जिसका जो है Q में जो है अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का होता है, मतलब 2 और 5 का गुणन होना चाहिए। 2 और 5 का गुणन या तो अकेला 2 या तो अकेला 5, वह भी जो है आपका शांत हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक है तब इसका HCF और LCM, अगला पॉइंट आपका है दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगला पॉइंट है यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मान लीजिए एगो a है एगो b है, दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका जो HCF होगा HCF और इसका जो LCM होगा, दोनों का निकालेंगे HCF और दोनों का जो निकालेंगे LCM, वह जो है बराबर होगा यही संख्या के गुणनफल का, a गुना b। जैसे दो गो संख्या रहेगा आपको दिया हुआ, उसी का HCF और उसी का LCM जो होगा बराबर गुना होगा वही दोनों संख्या का। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए आपको निकालना है HCF, तो आप जो इस गुना में LCM को बराबर के उस पर भाग में भेज दीजिएगा, तो a गुना b बटे आपका हो जाएगा LCM, ये आपका HCF निकल जाएगा। यदि आपको निकालना है LCM, ये LCM, तो इसको बराबर के उस पार भेजिएगा, तो ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो a गुना b बटे HCF। तो आप HCF हो या LCM हो, यदि दो संख्या दिया हुआ है और एक का LCM या HCF दिया हुआ है तो हम उसका विपरीत निकाल सकते हैं, मतलब कि या तो HCF निकालेंगे या तो LCM निकालेंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था, आप जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसमें जब तक जो है शेषफल का मान 0 नहीं हो जाता है तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं, और जब शेषफल का मान 0 हो जाता है तो अंतिम जो भाजक होगा, जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो गया, वही भाजक जो है HCF होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है HCF ज्ञात करने का एक मतलब उसका विधि है, HCF ज्ञात करने का, उसके द्वारा हम लोग जो है HCF को ज्ञात करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। जैसे इसमें आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 12 दो धनात्मक संख्या है, इसका जो है हमको निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, 8 और 12 का निकालेंगे HCF। तो HCF क्या होगा, HCF 8 और 12 का, तो आपका 8 और 12 का HCF जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। या 4 जो है 8 को भी भाग दे रहा है और 12 को भी। उसका LCM जो निकलेगा, LCM इसका निकल जाएगा 24। अब जो है 12 गुना 8, ये एक संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों गुना कीजिए, 8 गुना 12। HCF निकाल लिए हैं 4 और गुना कीजिए ये LCM 24। अब इधर गुना कीजिए 12 96, 24 चौके 96, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है, अभी देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है HCF ज्ञात करने का एक विधि है एल्गोरिथम। यह भी जो है a =
बी क्यू प्लस आर के ऊपर ये सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मतलब वही जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था उसी से बना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोग जो है जब तक रिमाइंडर आर का मान 0 नहीं हो जाता है शेषफल, तब तक हम लोग जो है डिवाइड करते रहते हैं, और जब शेषफल 0 हो जाता है तो यहाँ जो भाजक हो जाएगा वही भाजक आपका हो जाता है HCF। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, एग्जाम्पल 1, 18 और 74 है, इसका हम लोग को HCF निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो हम जो है क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी में भाग देना शुरू करेंगे। तो 18 एकम मतलब 18 से, तो 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 बार में 72। फिर यहाँ बचा 2, इस 2 से देंगे 18 में भाग, 2 9 18। यहाँ देखिए शेषफल आ गया 0। शेषफल जो 0 आया तो यहाँ जो भाजक है ये क्या है, भाजक है, ये भाजक ही जो है मेरा क्या हो गया, HCF हो गया, HCF हो गया 2। ये मेरा जो है HCF हो गया 2। इसी प्रकार से आपको जो भी अन्य संख्याएं मिलेगी उसमें छोटी से बड़ी में भाग देते जाइए, और जब तक नहीं कटता है, जैसे यहाँ 18 से भाग दिए, शेषफल यहाँ जो बचा इस शेषफल से इस भाजक में भाग दिए, फिर यहाँ देखिए 0 हो गया। अब 0 हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं का भाजक जो है मेरा HCF हो जाएगा। तो आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका देता है कि HCF जो है संख्याओं में जो है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। HCF जो होता है, जैसे आप समझ लीजिए इस बात को ध्यान से, हम लोग जो दो संख्या का HCF ज्ञात करते हैं वो जो होता है वो उभयनिष्ठ संख्या के न्यूनतम घात का जो है गुणनफल होता है। जैसे देखिए 8 और 4 दिया हुआ है, 8 और 12 दिया हुआ था, इसका हम लोगों को निकालना है क्या, HCF। तो HCF जो होता है आपका यहाँ कॉन्सेप्ट है कि HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। देखिए 8 और 12 है, आप पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए अभाज्य, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 12 जो है 2 गुना 2 गुना 3। तो पहला हमको मान लीजिए HCF ज्ञात करना है, तो HCF के बारे में कह भी दिया है संख्याओं में, ये दोनों संख्या है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ ये हुआ जो दोनों में हो, अभाज्य गुणनखंड ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, उभयनिष्ठ दोनों में है, ये दोनों में से एक लेंगे, फिर यहाँ दोनों में है तो एक लेंगे, उभयनिष्ठ और सबसे न्यूनतम घात कितना है, 1 1, और इसका जो है गुणनफल जो है HCF होता है। तो HCF आपको कितना हो गया, 2 दूना 4 निकल गया HCF। अभी तुरंत निकाले थे इसका। अब मान लीजिए LCM जो निकालना है, LCM कहता है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। इसमें जो है ये 3 हो गया अभाज्य, ये बचा हुआ 2 हो गया, ये सभी आपका हो जाएगा, ये दोनों में से जो है आपका हो गया 2, फिर इस दोनों में से हो गया 2, और ये आपका 3 भी हो जाएगा, और ये 2 भी, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24। इस प्रकार से LCM मतलब जो HCF के लिए निकालते हैं 2 नंबर, उसके अलावा जो बच जाता है वही जो है वो सभी नंबर HCF के नंबर के साथ में गुना होता है, तो LCM निकलता है। इस प्रकार से आप जो है HCF और LCM आसानी से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया क्वेश्चन जो है आपको संतुष्टि इसका सॉल्यूशन से मिल गया होगा। आपको अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप लोग किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों के साथ, और आप लोग चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और आप लोग को वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए।